डरावनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, मगर जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच, ये सब बातें बहुत आम हैं। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है। प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो भूतों का डेरा होता है। वहां आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडहर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खंडहर हैं जहाँ पर आज भी भूतों का डेरा है, क्योंकि प्यासी आत्माओं का वास वहीं स्थान पर होता है जहाँ पर वीराना होता है। ऐसी ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ पर भूतों का डेरा है, इसीलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता। भेड़ बकरियाँ चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे। इंसान तो इंसान, जानवर भी वहाँ से दुबक कर भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते इंसानों को भी मार देता और उन्हों को मार कर कच्चा खा लेता था। ऐसी घटना जब गांव वालों को पता चली तो लोगों को जब ये बात जानने की आश्चर्य हुआ तो वे सारे गांव वाले मिलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाके छिप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहाँ आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको लाइन से मौत के घाट उतारा और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पर फेंक दिया, ताकि सब लोग समझ जाएं कि शिकारी अब वापस लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए हैं। अब तो वहाँ ना तो कोई हवेली थी और ना कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। सब कुछ वीराना हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें, खंडहर उस हवेली की मौजूदगी बता रहे थे। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नज़र आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वही लोग बता सकते हैं। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखी थी, ना वो डराने वाला शिकारी खूनी भूत। अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही थी। शहर के कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर में जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली थी ही नहीं। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी, वो हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली ज़ोर से कड़की। उसकी आवाज़ से गाड़ी में ब्रेक्स लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है साहब, और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो इसलिए साहब यहाँ ही रुक जाते हैं। सब राज़ी हो गए ड्राइवर की बात सुनकर। तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? क्या बारिश बहुत है और हम यहाँ नए हैं? उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना ज़रूरी सामान साथ में लेकर अंदर गया
और उसके साथ ही हवेली के अंदर सभी लोग सुरक्षित पहुंच गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे ही अंदर से। दरवाजे के अंदर आते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा। रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा, क्या तुम यहीं हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसा लगा कि उनको कोई सामने से देख रहा है। बहुत ही गुस्से से एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थीं थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े डर गए थे। वो सबकी सीढ़ियों के बगल के एक कमरे में ले गया। बूढ़ा उन सबको उसी कमरे के पास छोड़ता है। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में वापस सोने के लिए बोलकर चला जाता है। सो उसको किसी ने नहीं बुलाया। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतना थक चुके थे कि लेटते ही आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म था कमरा। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जाग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये लगा ये मजाक कर रहा है, इसीलिए उन्होंने शिरीष को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद वे तीनों बहुत डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। लग रहा था कि सबको जानबूझकर फंसाया गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था जो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ जा नहीं रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था उस हवेली में। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा आदमी उनको मिला था उसके भी कोई आता पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाज़ा था नहीं, ना कोई खिड़की थी। सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने को सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो पाई तीनों की। ये सब क्या हुआ, यह सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। बाद में
सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने का कुछ था ना पीने का पानी। अब सब थक गए थे, एक जगह बैठ जाते हैं, क्या करें यही सोच के खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है, फिर से अंधेरा छाने लगता है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है और सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगती है। सुबह फिर से सब लोग पानी खोजते, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकरा के खून निकलना चालू हो जाता है। हाथ के फट जाने पर खून देखते ही शिरीष और रमेश प्यासे होने के कारण पागलों जैसे खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में न जाने शैतान कौन सा समा गया था उनके अंदर। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे, दांतों से चबाने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे और खून को पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने में लगे थे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खाके वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे, कीड़े रेंग रहे थे। अब वो शिरीष और रमेश के बगल के कमरे में जाकर सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सर किसी नारियल की तरह फूट चुका था और ज़मीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाज़ा खुल गया। हवेली का कर्र जैसी आवाज़ों से वह हवेली का दरवाज़ा खुलता है जैसे सालों से बंद पड़ा था। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहाँ तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे ज़ोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर, ड्राइवर। हड़बड़ा के ड्राइवर उठता है। जी साहब। दरवाज़ा खोल के बाहर आता है। वो रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी लोग कहाँ गए? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर दिखता है पूरा चौंक जाता है। वहाँ ना ही कोई हवेली थी, ना ही कोई दरवाज़ा, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें और मिट्टी के ढेर और खंडहर था। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसे महसूस करने लगा था रमेश अपने आप को। तभी, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर?
शंकर चिल्ला के ड्राइवर पे चढ़ने लगा और वह जानने लगा कि तुम मुझे अभी तक ढूंढने क्यों नहीं आए। साहब, हम सब कल रात को ही तो आए थे, ऐसा ड्राइवर ने बोला। सिर्फ बारिश के लिए रुके थे, ड्राइवर डल के बोल रहा था। अब मानो रमेश का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था, सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ़ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं रहा था। इतना भारी जो सदमा लगा था। ड्राइवर ने जरा डर के रमेश को हाथ लगाया। साहब, ओ साहब, साहब। रमेश गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ, दोस्त कहाँ गए, किसी को कोई पता ही नहीं चला। ये सारे राज रमेश की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये हमारा नया चैनल है, आप सब्सक्राइब करें। इस पर नई नई कहानियाँ ऐसे ही रोज़ाना आती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।